नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ रहे थे भारत के संविधान के महत्वपूर्ण भागों के अंदर मूल अधिकारों को, किसको मूल अधिकार, और हमने फर्स्ट मूल अधिकार पढ़ लिया था, कौन सा, समानता का अधिकार। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको बार बार एक शब्द देखने को मिलेगा, आरक्षण या संरक्षण। तो आरक्षण वाली जो व्यवस्था है वो कैसे थी, क्या थी, उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि पर हम चर्चा करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना दूसरा स्वतंत्रता के अधिकार पर बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं, एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा विवादास्पद रहता है और जिस पर चर्चा करने से थोड़ा सा लोग घबराते हैं, लेकिन अपने को भी जनरल बात नहीं करनी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसी को लेकर बात करनी है। तो देखिए, आरक्षण एक तरह का संरक्षण है। आरक्षण एक तरह का संरक्षण है। संरक्षण किसको है? संरक्षण उसको है जो सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से क्या है, पिछड़े हैं। उन्हें क्या दे रखा है? संरक्षण दे रखा है। और संरक्षण किसके माध्यम से दे रखा है? विशेष प्रावधान, या जिसे हम कह सकते हैं कानून के माध्यम से। और इसे ही क्या कहा जाता है संविधान में? आरक्षण कहा जाता है। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, आरक्षण क्या है? एक तरह का संरक्षण है। किन लोगों को संरक्षण है? ऐसे वर्ग या ऐसे वर्ग जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या हुए, पिछड़े हुए हैं, उनको विशेष अधिकार दिए जाएं, उनको विशेष प्रोटेक्शन दिया जाए, जिससे वो उसके बराबर आ सके जो वर्तमान में आगे है। उसके बराबर लाने के लिए मैंने आपको कहा था एक लाइन है, इस लाइन पर सभी को समान लेकर आना है। अब कुछ लोग इस लाइन से बहुत पीछे हैं, उन लोगों को उस लाइन तक पहुंचने के लिए, उस कट तक, वहां तक पहुंचने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा, जिससे वो अपने वहां तक पहुंच सके और आगे के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। उस वहां तक पहुंचने के लिए उसको विशेष प्रोटेक्शन दिया गया, उसे ही आरक्षण कहा गया। अब आरक्षण की व्यवस्था को लेकर देखिए, संविधान के अंदर, किसके अंदर? संविधान के अंदर एक अनुच्छेद आता है 330। इस 330 के अंदर एससी और एसटी, ये दो वर्ग है, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पॉलिटिकल आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण, यानी कि उनको लिए कुछ सीटें निर्धारित की गई हैं संविधान के अंदर। समझ में आ गया? किसके तहत? 330 के तहत। कितने वर्षों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? 10 वर्ष के लिए। और इसे धीरे धीरे लगातार बढ़ाते रहे और बढ़ाते भी रहेंगे तब तक जब तक कि आरक्षण जो देने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा ना हो जाए। तो लगातार इसको बढ़ाते रहे और जो अंतिम रूप से आपको पता है कि अंतिम रूप से जो संविधान में अंदर बढ़ाया गया वो था 104वां संशोधन 2020। इसके तहत एससी एसटी का आरक्षण 10 वर्ष के लिए फिर बढ़ाया जाता है, यानी कि कब तक? 2030 तक। एक चीज तो ये आपको ध्यान रखें, 330 के अंदर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी एससी और एसटी के लिए। और किस तरह का आरक्षण? मैंने कहा था राजनीतिक आरक्षण। राजनीतिक आरक्षण की बात कही गई थी। और इसके लिए क्या किया गया? एससी एसटी को लोकसभा और साथ साथ में विधानसभा के लिए आरक्षण दिया गया। आरक्षण दिया गया, उसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करें लोकसभा के अंदर, हम मेन लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के अंदर 84 और 47 एससी के लिए और एसटी के लिए सीटें निर्धारित की गई। कि लोकसभा के अंदर इतने सदस्य
विधानसभा अलग राज्यों की सबकी अलग अलग होगी, उसका परसेंटेज अलग अलग होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। अपने बात करेंगे केवल लोकसभा की, क्यों? क्योंकि उसके अंदर सीटें अभी वर्तमान में निश्चित है, सभी राज्यों की अलग अलग सीटें उनके आधार पर। तो लोकसभा के अंदर 84 सीटें एससी के लिए और 47 एसटी के लिए 131। ये 131 सीटें तब से चल रही है और लगातार 2030 तक इसको दिया जाएगा। किसके तहत? 330 के तहत। एक चीज याद रखनी। दूसरा, एक और अनुच्छेद आता है 331 और 333। ये दो और अनुच्छेद आते हैं जिसके तहत एंग्लो इंडियन को आरक्षण दिया गया था। कहां पर? वही लोकसभा और विधानसभा में। इसको वर्तमान में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ये क्या था? तो 331 के अंदर राष्ट्रपति और 333 के अंदर राज्यपाल। ये दो को कर सकता था और ये एक को कर सकता था। एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व देने के लिए व्यवस्था की गई थी। एंग्लो इंडियन, मैंने कहा नाम ही को दो भागों में बांट लो, एंग्लो और इंडियन, यानी कि आधा अंग्रेज और आधा इंडियन, जिसके कहीं ना कहीं माता या पिता या दादा में से कोई ना कोई क्या रहा हो, भारतीय रहा हो और उसके वर्तमान में अंग्रेज, तो उन दोनों से उत्पन्न जो संतान होगी उसको एंग्लो इंडियन माना जाएगा। उनकी व्यवस्था की गई थी संविधान के अंदर। विधानसभा में 1 राज्यपाल के द्वारा, लोकसभा के अंदर 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की गई थी। उन दोनों को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ये स्थिति आपको पता होनी चाहिए। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको दे रखा 330। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद कौन सा? 330। ठीक है। और कितने वर्ष के लिए? 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत ये किया गया। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बात हो गई। अब बात करते हैं राजनीतिक। किसकी? राजनीतिक बात करते हैं। तो देखिए, ये तो जब संविधान बना तभी उसकी व्यवस्था को लागू कर दिया गया, लेकिन उसके बाद और वर्गों के लिए और किसी के लिए अगर जरूरत हुई तो कैसे क्या व्यवस्था हुई, उसको थोड़ा सा समझ लें। राजनीतिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, किसके लिए? पिछड़े वर्ग हेतु, पिछड़े वर्ग हेतु सर्वप्रथम काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया 1952 में, और उसने अपनी रिपोर्ट्स दे दी 1955 में। क्या उद्देश्य था? ऐसे लोगों का पता लगाना जो कि पिछड़े हैं सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, उनका पता लगाने के लिए काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया। उसने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन उस पर कभी कोई कार्य नहीं हुआ। समझ में आ गई बात? पहला राजनीतिक रूप से पहला प्रयास ये किया गया। इस प्रयास के बाद दूसरा प्रयास जो किया गया वो मोरारजी देसाई की सरकार जो थी, मोरारजी देसाई की सरकार, गैर कांग्रेसी प्रथम प्रधानमंत्री माने जाते हैं। उनके समय बीपी मंडल, बिंदेश्वरी पाठक मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 1979 में। इसलिए इसको कई बार मंडल आयोग भी कहते हैं। मंडल आयोग, बीपी मंडल इसके अध्यक्ष है। पिछड़ी जाति के आरक्षण और संरक्षण के लिए एक आयोग का गठन किया गया और इसने दिसंबर 1980 में अपनी क्या दे दी? रिपोर्ट दे दी। लेकिन आपको पता है सरकार गिर गई और सरकार आ गई किसी इंदिरा गांधी की, उसने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसकी इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। ठीक है। उसके बाद क्या घटना घटती है? लगातार एक समय चक्र आता है और समय आ जाता है 1990 का।
और प्रधानमंत्री बन जाते हैं वीपी सिंह। पीएम। और वो इस रिपोर्ट्स के आधार पर, इस रिपोर्ट्स में जो कहा गया था, उन रिपोर्ट के आधार पर जो सिफारिशें की गई थी, उन सिफारिश को लागू कर देते हैं। उन सिफारिश को लागू कर देते हैं और ओबीसी को 27% आरक्षण दे देते हैं। दे दिया साहब। अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग को क्या कहते हैं, क्लास को दे देते हैं। इसके आधार पर क्या दिया, आरक्षण दिया। जब आरक्षण दे दिया गया तो सिंपल सी बात है, इस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या चला गया, वाद चला गया, जिसे इतिहास में इंदिरा साहनी वाद के नाम से जाना जाता है। उन्नीस वाद चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसने क्या करी, सुनवाई करी। अब समझना, सुप्रीम कोर्ट ने इसने सुनवाई करी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 27% आरक्षण दिया गया है ये वैध माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किसी जाति को नहीं है, किसको है, जाति को ना होकर किसको है, पूरे के पूरे वर्ग को है, इसलिए इसे वैध स्वीकार कर दिया गया। दूसरा कहा गया 50% की जो आरक्षण की सीमा है उसको सामान्य तौर पर क्रॉस ना किया जाए। अगर कोई विशेष परिस्थिति होती है तब उस पर विचार किया जाए, अन्यथा 50% की एक सीमा बांध दी गई। सामान्य परिस्थिति में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। दूसरा, तीसरा फैक्ट क्या कहा गया, आर्थिक आधार पर किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात। और जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, किसमें, ओबीसी वर्ग में, उनको भी इसमें का लाभ ना दिया जाए, इसके लिए एक व्यवस्था की गई क्रीमी की, क्रीमी और नॉन क्रीमी की। ये कुछ बातें कही गई किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के तहत। और इनका परिणाम क्या हुआ कि इस क्रीमी के जानकारी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, रामानंद कमेटी, और इसने क्रीमी और नॉन क्रीमी के रूप में लोगों को डिफाइन कर दिया। आर्थिक रूप से जो समृद्ध है वो क्रीमी और जो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है वो नॉन क्रीमी में आएंगे। और जो नॉन क्रीमी में आएगा उसी को क्या मिलेगा, आरक्षण का लाभ मिलेगा, क्रिमिनल को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक व्यवस्था की गई और एक आयोग का गठन किया जाए। तो इस आयोग का गठन किया गया, पिछड़ा आयोग, पिछड़ा आयोग का गठन कर दिया गया 1993 में। ये कुछ बातें इसमें कही गई, इसके आधार पर आरक्षण वैध कर दिया गया। 27% ओबीसी को आरक्षण दिया गया। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिएगा। लेकिन ये जो आरक्षण है ये सारा का सारा, मैंने कहा, राजनीतिक कहीं पर भी नहीं है, नौकरियों में व्यवस्था इसकी दी गई थी। समझ में आ गया। और क्या व्यवस्था दी गई थी, 15% एससी, 7.5% एसटी और 27% ओबीसी। कुल हो गया कितना, 49.5%। ये आरक्षण की व्यवस्था चल रही थी, आप सभी को पता है, काफी लंबे समय से। ठीक है, अब इसके अंदर क्या किया गया, फिर मैं आपको बता रहा हूं। इसी के अंदर 103वां संविधान संशोधन लाया गया 2019 में, और आर्थिक आधार पर जो कमजोर हैं उनको 10% आरक्षण दिया गया। तो वर्तमान स्थिति क्या हो गई, 59.5% क्या है, आरक्षण है नौकरियों में। आर्टिकल संविधान के बता चुका हूं, 15(6),
16/4 और 16/6 में आपको कहीं ना कहीं ये व्यवस्था देखने को मिलेगी नौकरियों में। ठीक है, ये सारी व्यवस्थाएं वर्तमान में लागू हो गई, ये ऐसे कैसे चल रही है। लेकिन ध्यान रखिए, राजनीतिक रूप से जब आरक्षण की बात करते हैं तो राजनीतिक रूप से आरक्षण जो दिया गया है वो केवल 2 को ही दिया गया है, एससी और एसटी को। ध्यान रखिएगा, एससी और एसटी को, और वो भी कौन से सदन में? वो सदन जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट सदन के अंदर ये व्यवस्था की गई है जहां से जनता के प्रतिनिधि चुनकर आएंगे, उस ही सदन के अंदर ये बात कही गई। मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूं, अभी वर्तमान के अंदर महिला आरक्षण बिल आया, उसको लेकर विपक्ष के द्वारा कई मांगे की गई। ओबीसी के लिए आरक्षण इसमें शामिल नहीं है, पहली बात कही गई। दूसरा कहा गया राज्यसभा में आरक्षण नहीं है, दूसरी बात कही गई। विधान परिषद में आरक्षण नहीं है, तीसरी बात कही गई। अब आप समझिए, बातें तो की जा रही हैं, लेकिन जो चला आ रहा है वो पैटर्न उसी को तो फॉलो किया गया। उस पैटर्न में क्या फॉलो किया गया? ओबीसी को ना पहले आरक्षण था राजनीतिक रूप से, ना अभी है। ठीक है, जो बाकी सब है वो सभी में आते हैं, इनको छोड़कर बाकी सब जनरल ओबीसी कोई भी चुनकर आ सकता है, कोई समस्या नहीं है। दूसरा, राज्यसभा में एससी एसटी को किसी को आरक्षण नहीं है, विधान परिषद में एससी एसटी किसी को आरक्षण नहीं है। तो जो व्यवस्था चल रही थी उसी को तो फॉलो किया गया, नया कुछ नहीं किया गया, जो था जैसे था। कारण क्या उसको समझिए, अगर ये वर्तमान सरकार राज्यसभा के अंदर या किसी के अंदर और ओबीसी को लेकर आती तो कहीं मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर फंस जाता, और हो सकता है फिर मामला अटक जाता और ये बिल कहीं ना कहीं पास नहीं होता। समझ में आ गया? तो टेक्निकल तौर पर, कानूनी तौर पर इस बिल को कैसे पास कराया जाए, उसमें कोई कमी ना रहे, उसको ध्यान में रखा गया, और इस आधार पर यह बिल क्या हो गया, पास हो गया। और इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर जल्दी से कोई चैलेंज भी नहीं करेगा, और अगर करता भी है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक सही तरीके से इसको पेश किया गया, कानूनी रूप से कहीं ना कहीं वैध दिखाई आपको देगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो जब कोई भी बच्ची बात करे राज्यसभा में क्यों नहीं है, तो पहले भी नहीं था। ओबीसी को क्यों नहीं है, पहले भी नहीं था। ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए हमेशा के लिए। अब ये सारी चीजें मैंने आपकी कर दी। अब वर्तमान परिदृश्य बता देता हूं थोड़ा सा आपके एग्जाम की दृष्टि से। वर्तमान में क्या हुआ, वर्तमान के अंदर आपको पता है, वर्तमान के अंदर बात की गई किसको लेकर, महिला आरक्षण को लेकर। नारी वंदन अधिनियम के नाम से ये लाया गया। अब इसकी क्या स्थिति है उसको थोड़ा सा समझ लें। पास हो चुका है, लोकसभा में लाया गया सर्वप्रथम, जानकारी रखिएगा। 19 सितंबर को रखा गया, नई संसद में रखा गया। नई संसद में पेश होने वाला प्रथम बिल माना जाता है, पहली चीज। दूसरे, दलित कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा पेश किया गया। यह ध्यान रखिएगा। सेकंड, इससे पहले दलित कानून मंत्री के रूप में कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चीजों को याद रखिएगा। और ये कहीं ना कहीं पास हो गया, लोकसभा से भी, राज्यसभा से, राष्ट्रपति के पास भी चला गया, राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए। ये सामान्य सी डिटेल है जो आपको कहीं से मिल जाएगी, लेकिन मैं उसका संवैधानिक स्वरूप आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। संवैधानिक स्वरूप के अंदर देखिए, इसमें 4 बिल पेश किए गए। कितने? 4 बिल पेश किए गए, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट जो बिल है वो अनुच्छेद 330 में, अभी बताऊंगा। सेकंड 332 में, थर्ड 334 में, और फोर्थ 239 में। समझ में आ गई बात? अब देखिए, ठीक है, 330 को थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। 330 के अंदर लोकसभा के अंदर, किसके अंदर? लोकसभा के अंदर व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो यहां पर भी आपको दिखाई देगी कि 330 के अंदर क्या दिखाई देगी, लोकसभा में। किसमें? लोकसभा में महिलाओं को
इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखें, 330 में क्लोज जोड़ा गया 330A, और उसके अंदर महिलाओं को, किसको, महिलाओं का आरक्षण दिया गया 33%। ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो बात की गई अनुच्छेद 332 में, 332 के भी में भी एक सब क्लोज जोड़ा गया ए, और उसमें क्या कहा गया कि विधानसभा में, किसमें, या विधानसभा की बात कही गई, ध्यान रखिएगा, या लोकसभा में, क्यों, क्योंकि सब दोनों में देना है, तो दोनों में चेंज किया गया। 330 में 330A जोड़ा गया लोकसभा के अंदर, 332A विधानसभा के अंदर, और 334 में कहा गया, 334A में, कि आरक्षण वर्तमान में 15 वर्ष के लिए दिया जाएगा, और समय के अनुसार संसद इसको बढ़ा सकती है। संसद को अथॉरिटी दे दी कि 15 वर्ष, प्रारंभ में 15 वर्ष है, उसके बाद इसको बढ़ाया जाएगा। और 239A के अंदर कहा गया दिल्ली, कौन सा, दिल्ली की विधानसभा में भी क्या दिया जाएगा, 33% आरक्षण। ये 4 बिल पेश किए गए, मैं फिर आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा। 330A, 332A, 334A, 239A में एक क्लोज और जोड़ दिया गया। इन चारों में क्यों जोड़े गए, क्योंकि कुछ ना कुछ एडिशन करना है, तो एडिशन करने के लिए कुछ जोड़ना पड़ेगा, और सब जगह जोड़ना पड़ेगा। पहले में लोकसभा के अंदर दे दिया तो लोकसभा में जोड़ो, 332 विधानसभा है तो विधानसभा में जोड़ो, कितने वर्ष के लिए दिया जा रहा है तो उतनी जानकारी रखो, और 239 के अंदर दिल्ली विधानसभा के तहत विशेष में अंदर दिल्ली के अंदर, तो यह व्यवस्था की गई 33% आरक्षण की, किसकी, 33%। अब इसमें कब से लागू होगा ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसमें एक चीज और कह दी गई, परिसीमन और जनगणना के बाद इसे लागू किया जाएगा। अब समझ, इसको लेकर विपक्ष विरोध कर रहा है कि अभी से लागू क्यों नहीं होगा। अब मुझे बताया, अभी से लागू चलो कर सकते हैं, इस आगामी जो लोकसभा का चुनाव है इसमें लागू कर ले, लेकिन 33% कौन सी सीटें आरक्षित होगी, इसको कैसे निकालेंगे भाई। हर एक राज्य के अंदर लोकसभा की सीटें हैं, उन लोकसभा की सीटों में जो 33% की जो व्यवस्था की गई है, तो कौन सी पूरे देश के अंदर कौन कौन सी सीटें आरक्षित होगी, इसको कैसे किया जा सकता है। क्या केंद्र सरकार इसको कर सकती है, नहीं। अगर केंद्र सरकार इसको करती है कि ये सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर इसका विरोध हो जाएगा। तो क्या कहा गया कि ऐसा अभी जल्दी से संभव नहीं है, क्योंकि सीटें कैसे आइडेंटिफाई की जाए कि ये महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। उसके लिए कहा गया परिसीमन और जनगणना के बाद, किसके बाद, परिसीमन और जनगणना। अब परिसीमन और जनगणना क्या, उसको समझ लें। जनगणना अभी हुई नहीं, ठीक है ना, 16वीं जनगणना कहीं ना कहीं अटक गई, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद परिसीमन क्या है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का डिसाइड किया जाता है कि कितनी सीटें होंगी। हम अभी तक जो परिसीमन के आधार पर, सीटों के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर जो व्यवस्था है वो 1971 की पॉपुलेशन सेंसस के आधार पर है। उसके बाद संविधान का एक आर्टिकल है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 82। उस अनुच्छेद 82 में कहा गया कि परिसीमन और जनगणना के बाद ही सीटों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। अब जनगणना हुई नहीं, परिसीमन के लिए एक व्यवस्था कर दी गई कि 2026 तक संविधान में एक संशोधन किया गया, 81वां संविधान संशोधन, 83वां संविधान संशोधन, 83वां संविधान संशोधन और 87वां संविधान संशोधन किया गया। 2001 में किया गया, 2003 में किया गया। उसमें कहा 2026 तक परिसीमन नहीं होगा। समझ में आ गई बात। अब देखिए क्या होता है। अब इसको लेकर अलग अलग लोग कह रहे हैं कि ये 2029 में भी लागू नहीं होगा, 31 में नहीं होगा, लेकिन मुझे जहां तक ऐसा है, मैं जो सोच रहा हूं, इस चुनाव के बाद तुरंत जनगणना का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और जनगणना लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर आ जाएगी। 2 साल के अंदर उसका वास्तविक डाटा आपके सामने आ जाएगा। 26 का समय हो जाएगा। 26 में परिसीमन को कहा गया कि परिसीमन की लाया जाएगा, तो 26 के अंदर परिसीमन आयोग के आधार पर सीटों का क्या किया जाएगा, परिसीमन किया जाएगा। उस व्यवस्था में भी 2 से 3 साल लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 2029
जो इस पार्लियामेंट के बाद अगला पार्लियामेंट चुनाव होगा 2029 तक, परिसीमन के आधार पर सीटों का आइडेंटिफाई हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पर भी सीटों का आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो जहां तक मुझे लगता है, स्वयं को अपने स्तर पर बता रहा हूं कि 2029 के अंदर ये 33% आरक्षण लागू हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं 2029 में भी नहीं होगा, कुछ कह रहे हैं 2031 में भी नहीं होगा, कुछ कह रहे हैं 2039-40 तक की व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन जहां तक है वो एक पॉलिटिकल बयान हो सकता है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल मुझे ऐसा लगता है कि इन इलेक्शन के बाद सेंसेक्स कराया जाएगा, उसके बाद उसका डेटा लिया जाएगा, उसके आधार पर 26 तक ही काम चलेगा। 26 के अंदर परिसीमन, उसके आधार पर क्या करेगा, परिसीमन करेगा और उसको भी 2 साल 2.5 साल लग जाएंगे और तब तक 2029 का समय आ जाएगा। तो 2029 के चुनाव में ये व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। तो ये एक सामान्य सी जानकारी थी किसको लेकर, आरक्षण की व्यवस्था को लेकर। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं पहले बता चुका हूं, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। आर्टिकल 16(4) के अंदर नौकरियों में आरक्षण है, 15(6) के अंदर दे रखा है, 16(6) में भी व्यवस्था की गई है। आरक्षण को लेकर सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो गई। एक एक चीज को मैं आपको बता चुका हूं पॉलिटिकल। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, याद आ गई मुझे, यहां पर एक आयोग के गठन की बात कही गई थी, ठीक है। इस आयोग का गठन समझ में आ गया, ओबीसी आयोग का गठन तो 1993 में कर दिया गया था, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में स्थापित नहीं किया गया था। तो इसको स्थापित किया गया, ध्यान रखिएगा, 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा। 2018 के द्वारा ओबीसी आयोग का गठन किया गया है, ध्यान रखिएगा, ओबीसी आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद की बात करें तो 330 बी के अंदर कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा, 340 के अंदर आपको कहीं ना कहीं ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जे के रूप में शामिल कर दिया गया। 102वां संविधान संशोधन आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, इसको एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है 2018 के अंदर। 340 बी एक सब क्लोज बनाकर के उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में स्थापित कर दिया गया है। तो ये कुछ डेटा है जो आपको पता होना चाहिए। फिर एक चीज और आई, ओबीसी को लेकर एक चीज और कहता हूं, कई राज्यों में अभी आपको देखने को मिलेगी। तो पहली चीज ध्यान रखें, जनगणना संघ सूची का विषय, जनगणना कराने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार का। तो ये सारे के सारे डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, एक तरीके से सर्वे हो रहा है बेसिक तौर पर। वैज्ञानिकता नहीं होती सर्वे में, सेंसेक्स के अंदर पूरी वैज्ञानिकता होती है, पूरी एक मेथोडोलॉजी होती है जिसके तहत पूरा का पूरा डेटा इकट्ठा किया जाता है। सर्वे एक सैंपल की तरीके से यूज किया जाता है जिसको एक आधार बनाया जा सकता है बस, लेकिन उसकी ऑथेंटिकेशन नहीं होती। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस सर्वे के आधार पर हर एक राज्य अपना सर्वे कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? केंद्र सरकार के द्वारा ही 105वां संविधान संशोधन किया गया 2021 में, और कहा गया कि राज्यों को अथॉरिटी दी जाती है कि राज्य डिसाइड करेंगे कौन से वर्ग में, जो पिछड़ा वर्ग है उसमें कौन सी जाति शामिल होगी, कौन सी जाति शामिल नहीं होगी। 102 के अंदर केंद्र ने अपने हाथ में ले लिया था, लेकिन 105 के अंदर वापस उनको लौटा दिया गया और कहा कि राज्य डिसाइड करेंगे कौन सी जाति आएगी और कौन सी जाति नहीं आएगी। 105वां संविधान संशोधन। महिला वाले के अंदर ध्यान रखिएगा, महिला के अंदर 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बस एक ध्यान रखिएगा, 106 ये है और 105 ये दोनों चर्चा में है। तो ध्यान रखिएगा, 102, 103, 104, 105 बता चुका हूं। देखिए मैं आपको सारे बता देता हूं वर्तमान सरकार के, जिससे आपका है 99वां संविधान संशोधन लाया गया था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के लिए, ठीक है, जजों की नियुक्ति के लिए, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। 100वां संविधान संशोधन लाया गया था बांग्लादेश के साथ हमारी क्षेत्रों के आदान प्रदान को लेकर, वो हो गया। 101 नाम ही 101 है, 101 यानी कि जिसके साथ एक लग जाए तो जीएसटी वाली व्यवस्था की गई, पूरे देश के अंदर एक कर की व्यवस्था को लागू करे। 102 ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया आयोग को। 103 मैं आपको बता चुका हूं ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की व्यवस्था की गई। 104 इसी में बता चुका हूं एससी एसटी का 10 वर्ष का बढ़ाया गया। 105 अभी बताया मैंने। 105 के अंदर क्या होगा कि जो राइट्स ले लिए गए थे वो केंद्र सरकार ने वापस राज्यों को लौटा दिया। राज्य डिसाइड करेंगे क्या कि कौन सी जाति अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल होगी, कौन सी नहीं होगी। और 106 महिला नारी वंदन अधिनियम
ये लागू कर दिया गया, ये बना दिया गया। तो इस सरकार के सारी व्यवस्थाएं बता रहा हूं 2014 से लेकर 2023 तक 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 यानी कि लगभग 8 संविधान संशोधन इसके द्वारा पेश किए गए, जिसमें एक को रद्द कर दिया गया है 99, जिसका नाम ही नो है। आपको पता है नंबर को शुभ नहीं माना जाता, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होगी। आरक्षण को लेकर मैंने एक बेसिक जानकारी आपको बताई है, तो आपको ये अगर अच्छा लगा होगा, इससे कुछ आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी, एग्जाम की दृष्टि से अगर कुछ महत्वपूर्ण इसमें लगा होगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही आगे वीडियो और आपको अच्छे से मिले, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।